नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आ चुके हैं और महाराष्ट्र में क्या घटा है और झारखंड में क्या घटा है। लेकिन दोस्तों, विपक्ष ने लगता है शायद एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली है दोस्तों, वो भी ईवीएम के खिलाफ। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही नजारा आज देखने को मिला दोस्तों, सबसे पहले तो महाविकास आघाड़ी के नेता संजय राउत ने आज एक बार फिर से बयान दिया दोस्तों, महाराष्ट्र के इस रिजल्ट को वो मानने को ही तैयार नहीं है दोस्तों। उन्होंने ये कहा कि किस तरह से महाराष्ट्र शरद पवार जी के पीछे खड़ा हुआ था और महाराष्ट्र की जनता ने वोट महाविकास आघाड़ी को दिया था, फिर ये नतीजे कैसे आ गए दोस्तों। और दोस्तों, साथ के साथ उन्होंने महाराष्ट्र के चुनावों में जो कुछ भी हुआ, इसके लिए उन्होंने पूरी तरीके से पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को जिम्मेदार ठहरा दिया है दोस्तों। तो यदि संजय राउत की बात को यदि गौर से देखा जाए तो संजय राउत की बात में कहीं ना कहीं दम भी है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले दिए थे जो महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित कर सकते थे दोस्तों। लेकिन जिन फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी दोस्तों, जिन निर्णयों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, उन्हीं को राज्यपाल ने पारित कर दिया दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब यह है कि खुला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का विरोध। और दोस्तों, इस पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता था दोस्तों, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान उस वक्त नहीं लिया गया। और उस वक्त दोस्तों चीफ जस्टिस थे डीवाई चंद्रचूड़ दोस्तों, कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो संजय राउत के आरोपों में सच्चाई भी है दोस्तों। ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र का रिजल्ट, महाराष्ट्र का जनादेश इंडिया गठबंधन से छीना गया है दोस्तों। आइए सबसे पहले तो ये सुनते हैं कि संजय राउत क्या कह रहे हैं। 65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं। वो ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है और ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है। 140 145 सीट पर हम लीड पर है। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया, तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं? और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है? शरद पवार जैसा नेता, महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार। उनको जिस तरह से सीटें मिली है या अजीत पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? इसके लिए ये जो सब खिचड़ हो गया ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। तो दोस्तों, आपने संजय राउत को सुना। संजय राउत एक बार फिर से वो ये कह रहे हैं कि आप ये जो परिणाम आया है आप इसको अपने पास रखिए और दोस्तों की एक बार फिर से बैलेट पेपर पर चुनाव करवाइए, फिर आपको पता चल जाएगा कि हम कितने सही हैं या कितने गलत हैं दोस्तों। उन्होंने एक बार फिर से बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने की वकालत कर दी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के गठबंधन के एक और नेता अखिलेश यादव, जो हमेशा से ही ईवीएम की खिलाफत करते रहे हैं दोस्तों, आपको याद होगा संसद के पिछले सत्र में अखिलेश यादव ने यह कहा था
कि यदि मैं उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भी जीत जाऊं तब भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है दोस्तों। और दोस्तों अखिलेश यादव खुलकर ईवीएम का विरोध करते रहे दोस्तों, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। दोस्तों चुनावों के पहले भी और चुनावों के बाद भी अखिलेश यादव ईवीएम का मुद्दा उठाते रहे दोस्तों इस पर दिग्विजय सिंह की भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आई है दोस्तों। दिग्विजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया है दोस्तों। आप ट्वीट में देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजों पर सवाल उठाए दोस्तों। हालांकि उन्होंने झारखंड के चुनावों का भी जिक्र किया है दोस्तों, लेकिन उसका जवाब उन्होंने ये दे दिया है कि महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण था दोस्तों जब से दोस्तों चुनाव के रिजल्ट आए हैं दोस्तों, ये सभी तरफ ये चर्चा थी कि महाराष्ट्र का चुनाव एनडीए की नाक का सवाल बन गया। ठीक उसी तरह से जैसे हरियाणा का चुनाव, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की जब घोषणा हुई थी तब ज्यादा बात हरियाणा के चुनाव की ही हुई थी दोस्तों। और तमाम सर्वे, तमाम सेफोलॉजिस्ट की बातें, सर्वे उनके और सब कुछ धरा का धरा रह गया दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बना गई दोस्तों। लेकिन दोस्तों वहां पर भी किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कोई लहर नहीं थी, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर रैलियां की थी दोस्तों, और ना ही देश के गृह मंत्री अमित शाह। तो दोस्तों एक समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ा करते थे, और दोस्तों कभी कभी तो ऐसा भी होता था किन्हीं चुनावों में कि भारतीय जनता पार्टी उन चुनावों में हारी भी है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां कम की हो और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक तरफा चुनाव जीत जाए दोस्तों हरियाणा के चुनाव की कांग्रेस पार्टी के द्वारा शिकायत भी की गई दोस्तों, लेकिन चुनाव आयोग का रवैया बिल्कुल ढुलमुल रवैया रहा दोस्तों। लेकिन दोस्तों लगता है शायद इस बार विपक्षी दल चुप बैठने वाले नहीं है दोस्तों। दबी जवान में दिग्विजय सिंह के ट्वीट ने भी यह इशारा कर दिया है कि शायद अब देश में ईवीएम के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन होने वाला है दोस्तों आप शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले उनको भी सुनिए कि आखिरकार वो क्या कह रही है दोस्तों। महाराष्ट्र के रिजल्ट पर जब उनसे पूछा गया कि आप इन रिजल्ट्स को कैसे देखती हैं दोस्तों, तो उन्होंने फिलहाल, और ये भी पूछा गया कि क्या ईवीएम के ऊपर कोई आंदोलन किया जाएगा, लेकिन उन्होंने यही जवाब दिया कि अभी मैं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जा रही हूं दोस्तों, वहां पर डिसाइड करेंगे कि क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा दोस्तों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे तंत्र को अपने कंट्रोल में किया जा चुका है दोस्तों, वो दोस्तों देश की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों इंडिया गठबंधन ये इल्जाम लगा रहा है कि ईवीएम हैक करके भाजपा ने चुनाव जीते हैं दोस्तों। अरे दोस्तों ईवीएम तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सिस्टम को ही हैक करके रखा हुआ है, तो ईवीएम क्या चीज है उनके लिए दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के पास पुलिस पावर, ईडी, सीबीआई, अकूत पैसा दोस्तों, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ है दोस्तों। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना तो स्वाभाविक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों विपक्ष को भी इस मामले में अब जागना होगा दोस्तों। शायद विपक्ष की नींद अब खुल रही है दोस्तों, और विपक्ष अब लगता है कि बड़े आंदोलन की तैयारी में है। ऐसे कई संकेत अब दिखने लगे हैं दोस्तों आपने पवन खेड़ा को भी सुना कल, पवन खेड़ा भी यही संकेत कर रहे थे कि अब विपक्ष बड़े आंदोलन की तैयारी ही करेगा दोस्तों यदि आप, मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आप लोगों को ईवीएम से दिक्कत है तो आप ईवीएम के खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं दोस्तों। इस देश में आंदोलन हुए हैं और इस आंदोलनों से सरकारों को अपने निर्णय चेंज भी करने पड़े हैं दोस्तों एक बार फिर से महाराष्ट्र के चुनाव की तरफ लौटते हैं दोस्तों। जब बैलेट पेपर से काउंटिंग हो रही थी तो इंडिया गठबंधन
145 सीटों पर लीड कर रहा था दोस्तों। लेकिन जैसे ही मतपेटियां खुली, ईवीएम खुले, 1 घंटे के अंदर सारा खेल पलट गया दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई दिखाई देने लगी। दोस्तों शायद इन्हीं सब वजहों की वजह से संजय राउत को लगातार 2 बार बयान देना पड़ा दोस्तों ये समझा जा सकता है कि यदि आप चुनाव इतनी शिद्दत से लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं, जो नतीजे आपको एक्सपेक्ट होते हैं और वो वैसे नतीजे आपको ना मिले, तो दोस्तों बुरा तो खैर लगता ही है। लेकिन दोस्तों कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अब विपक्ष को तलाशने पड़ेंगे दोस्तों यदि आगे विपक्ष ये चाहता है कि ईवीएम का मुद्दा बार बार मुद्दा ना बने, तो विपक्ष को अब या तो कानूनी रास्ता या फिर जन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन आज के ताजा घटनाक्रम के बारे में यदि बात की जाए तो संकेत यही मिल रहे हैं कि शायद विपक्ष अब किसी बड़े आंदोलन की तैयारी में है दोस्तों आज की इस रिपोर्ट पर आपकी क्या विचार है दोस्तों? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।